हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इमेजेस 6 अमेरिकन लिटरेचर से हार्लेम रेनेसां। ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जिसका असर लिटरेचर पर भी पड़ा। इस वीडियो में आप जानेंगे हार्लेम रेनेसां का मतलब, हाउ इट हैपेंड एंड हु आर ऑल द इम्पोर्टेंट राइटर्स विच लेड टू दिस डेवलपमेंट। For the whole description, kindly stay tuned till the end, and for more informative videos, if you're new to the channel, do subscribe it. Well guys, 1920s से 1930s में अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अमेरिका में एक नई क्रांतिकारी लहर देखी गई और अमेरिकन कल्चर, आर्ट, डांस, म्यूज़िक, इवन लिटरेचर पर अफ्रीकन छवि दिखाई देने लगी। इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का केंद्र था हार्लेम डिस्ट्रिक्ट, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। एक्चुअली इस समय में हार्लेम में एक रीअवेकनिंग और रिवाइवल हुआ इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, जहां अफ्रीकन अमेरिकन्स ने स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करके अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। अफ्रीकन अमेरिकन्स वो लोग हैं जिनके पूर्वज स्लेव ट्रेड्स के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा अमेरिकन कॉलोनीज़ में लाए गए थे। ऐसे अमेरिकन्स में जागरूकता आई और उन्होंने अपनी पुरानी इमेज को छोड़कर एक नई इमेज बनाई। राइटर एलन लॉक ने इसे न्यू निग्रो मूवमेंट का नाम दिया और इस दौरान हार्लेम एक ऐसी कैपिटल बन गया जिसे बोला गया निग्रो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइम पर ही अफ्रीकन अमेरिकन्स ने अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर और ऑपरेशन को खुलकर बताया, चाहे वो थिएटर हो या डांस, आर्ट हो या राइटिंग। ड्यू बॉयस ने भी इसे डबल कॉन्शियसनेस का नाम दिया। डबल कॉन्शियसनेस is the consciousness of being a black and American and being a part and not part of the society. गाइस, हार्लेम रेनेसां के टाइम पर अफ्रीकन्स द्वारा लिखा हुआ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर काफ़ी पॉपुलर होने लगा। इट इज़ एक्चुअली द लिटरेचर रिटन बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स। इसी टाइम पर काफ़ी न्यू राइटर्स इमर्ज हुए जैसे कि फिलिप्स बीटले, जोरा नील, लैंगस्टन ह्यूग्स एंड टोनी मॉरिसन। दे बिकम पॉपुलर फिगर्स इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। Guys, there was a large-scale migration of blacks from rural south to urban north in search of jobs. और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के दौरान भी नॉर्थ में there was a great deal of labor which was filled by blacks. and World War I के टाइम पर जो वाइट मेल्स गए हुए थे उनको रिप्लेस करने के लिए भी ब्लैक्स का रिक्रूटमेंट हुआ था। इन्हीं कारणों की वजह से अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन हार्लेम की तरह डायरेक्ट हुई थी एंड विच लेड टू हार्लेम रेनेसां। गाइस, जैसे ही अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन हार्लेम में डायरेक्ट हुई, उसी वजह से देयर वाज ग्रोथ इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। इनफैक्ट इन अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट को उनके कंटेम्प्रेरीज वाइट अमेरिकन्स ने काफ़ी हेल्प और सपोर्ट किया इन वन फॉर्म ऑफ द अदर। इनफैक्ट दे ऑल्सो गेव देम पैट्रोनेज। There was more freedom of expression, particularly for African American artists, which led to emergence of more African American authors. और इस सारी मूवमेंट की वजह से ब्लैक अमेरिकन्स की अफ्रीकन कल्चर पर काफ़ी प्रभाव आया और इनफैक्ट उनकी एक जो अपनी हेरिटेज है वो हाईलाइट होकर नज़र आई। आइए गाइस, देखते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स जिनका हार्लेम रेनेसां के टाइम पर कुछ पावरफुल इन्फ्लुएंस रहा है। सबसे पहले क्लॉड मैकॉय की सोनेट इफ़ यू मस्ट डाई। उसके अलावा जेम्स वेल्डन जॉनसन द्वारा लिखी गई कलेक्शन ऑफ poetry in the book of American Negro poetry in the year 1922. इन सब मूवमेंट्स और इन सब राइटिंग्स ने और अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में काफ़ी नॉलेज फैलाई। इसके अलावा एंथोलॉजी न्यू नीग्रो बाय एलन लॉक, it became the central text of Harlem Renaissance. This is the most popular text of Harlem Renaissance. इसके अलावा कुछ मैगजीन्स लाइक क्राइसिस बाय नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, जैसे कि डिबॉयस एडिट करते थे, एंड अपॉर्चुनिटी बाय चार्ल्स एस जॉनसन ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी ब्लैक राइटर्स को जिससे कि वो अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत कर सकें। लेकिन इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हार्लेम रेनेसां डिक्लाइन कर गया एंड देयर वाज अ डिक्लाइन इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर. So this was it about Harlem Renaissance. If you liked the video, if it is helpful to you, do give us the feedback and don't forget to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. Thanks for watching.